सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं 11वीं कर देना चाहिए मैं अध्याय 7 इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है हमें? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ये जो अध्याय हमारा चल रहा है इसके अंतर्गत हमें आज जड़त्वीय द्रव्यमान, जड़त्वीय द्रव्यमान व गुरुत्वीय द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान इनके बारे में जानना है। ठीक है ना, ये क्या है? जड़त्वीय द्रव्यमान व गुरुत्वीय द्रव्यमान। ठीक है, सभी को समझ आ गए होंगे कि कौन सी चीज के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने, जो पिछला लेक्चर हमारा हुआ था उसमें हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया था? अब ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण के मान में परिवर्तन और गहराई के साथ। हाँ, वहां से दो परिवर्तन और मैं आपको बता दूं, मिस हो रहे हैं। पहला, पृथ्वी की, ये आपको कोर्स में नहीं है, एनसीईआरटी में इसको कवर नहीं किया गया है। पृथ्वी की आकृति के कारण, आकृति के कारण जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन। ठीक है ना, मैं थोड़ा इसको बता दूं कि क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है ना, ये पूर्णतः गोलाकार नहीं है, ये इस टाइप से है, अंडाकार कहते हैं ना, इलिप्स, दीर्घवृत्ताकार है इसकी आकृति। तो ये मैं इसका सेंटर ले लूं अगर मैं, तो ये जरा ध्यान दीजिए इस पर जरा ध्यान दीजिए। ये कहलाते हैं ध्रुव, ध्रुवीय क्षेत्र। ये कहलाता है ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है, ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। ठीक है ना, तो ये जो इसको कहते हैं, ये जो दिख रही है आपको, इसको कहते हैं भूमध्य रेखीय त्रिज्या, भूमध्य रेखीय त्रिज्या। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इसकी ध्रुवीय त्रिज्या, ध्रुवीय त्रिज्या। ठीक है, आप समझ गए होंगे ना। तो आप देख पा रहे हो कौन सी बड़ी है, बताओ मुझे, इन दोनों में कौन सी त्रिज्या बड़ी है? तो भूमध्य रेखीय त्रिज्या बड़ी है, देखो, और ये वाली क्या है? छोटी है। और हम जानते हैं स्मॉल जी इक्वल टू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि जो जी है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दिख रहा है? ठीक है ना, ठीक है। तो चूंकि पृथ्वी की आकृति एक प्रकार से इलिप्स है, दीर्घवृत्ताकार, अंडाकार है, और इसकी भूमध्य रेखीय त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या की तुलना में अधिक होती है, तो लगभग 22 किलोमीटर ज्यादा है ये। ठीक है, आपके नॉलेज को बता दूं, इसकी जो भूमध्य रेखीय त्रिज्या है ये ध्रुवीय त्रिज्या से लगभग 22 किलोमीटर अधिक है, लगभग। ठीक, तो अब आप ध्यान दीजिए, जहां पर आर ज्यादा होगा वहां पर जी कम होगा, जी कम होगा। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये के बारे में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्या होता है? जी का मान कम होता है और ध्रुवों पर ज्यादा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब हम भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, और जब भूमध्य रेखा के ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो जी का मान घटता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है आप, पृथ्वी की आकृति के कारण जी के मान में परिवर्तन। तो अपन क्या बोलेंगे कि पृथ्वी जो है पूर्णतः गोलाकार न होकर के दीर्घवृत्ताकार है, इसकी भूमध्य रेखीय त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या की तुलना में अधिक होती है। अतः भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर, भूमध्य रेखीय स्थानों पर जी का मान कम और ध्रुवीय स्थानों पर जी का मान अधिक होता है। इस प्रकार भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है और ध्रुवों के भूमध्य रेखा की ओर आने पर जी का मान घटता है। बड़ी कमाल की चीज है। यहाँ पर है वो ध्रुव देश, मान लो कनाडा है, अब कनाडा से कोई चीज आप भारत लाए, यहाँ भारत है, इस तरफ भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आता है भारत, तो वहां से कोई वस्तु अगर आप यहाँ लाओगे तो उसका भार कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जी का मान कम है। और अगर यहाँ से कोई वस्तु आप यहाँ ले जाओगे तो उसका भार बढ़ जाएगा। कितनी कमाल की चीज है। तो भिन्न भिन्न देशों में जब हम वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं तो उनके भार में निश्चित तौर पर परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है
कि कहाँ से कहाँ किस प्रकार बदलता है। चलिए अब आते हैं पर दूसरा आता है हमारा पृथ्वी की घूर्णन के कारण परिवर्तन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन, ठीक है, जी के मान में परिवर्तन। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी का मान घट जाता है बच्चों। पृथ्वी का जो घूर्णन होता है उसके कारण जी का मान क्या होता है, घट जाता है। क्योंकि जो जी डैश की वैल्यू होती है हमारी पृथ्वी के घूर्णन का जी डैश है, तो जी डैश इक्वल टू होता है जी माइनस ओमेगा आर स्क्वायर इंटू कॉस लैम्डा। ये एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले की सहायता से हम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू लैम्डा, इस फार्मूले की सहायता से हम जी का मान निकालते हैं। तो हमें जो जी का मान अभी मिलता है वो ये वाला मिलता है ओमेगा। मान लीजिए पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा है, तो ओमेगा के कारण ये जी इतना मिल रहा है हमें। यदि ओमेगा का मान 0 हो जाए, पृथ्वी घूमना बंद कर दे, तो इतना पोर्शन जो घट रहा है वो कम हो जाएगा, तो जी डैश इक्वल टू जी हो जाएगा। तो फाइनली ये चूंकि हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए मैंने इसको सीधे उठा रहा हूँ। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी का मान घट जाता है। जी का मान क्या होता है, घटता है, घटता है, ठीक है ना। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, तो अपन बोलेंगे यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जी का मान बढ़ जाएगा, अर्थात प्रत्येक वस्तु का भार बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एक कल्पना है कि अगर आपसे पूछे कोई कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या वस्तुओं के भार पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो अपन बोलेंगे हाँ पड़ेगा। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जी का मान बढ़ जाएगा, अतः प्रत्येक वस्तु का भार बढ़ जाएगा। तो ये 4 प्रकार से आपने गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन जाना, ऊंचाई के साथ, गहराई के साथ, आकृति के साथ और घूर्णन के साथ, ठीक। अब जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान के बारे में जान लेते हैं। आप याद करो न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ा था अपन ने, न्यूटन का द्वितीय नियम। क्या था न्यूटन का द्वितीय नियम, तो उसके द्वितीय नियम से आपको एक डेरिवेशन मिला था F इक्वल टू एम ए, मिला था, हाँ मिला था। न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर क्या होता है, एम ए। तो यहाँ से m की वैल्यू निकाला तो m बराबर आ जाएगा F बटा ए, नहीं आएगा। तो इस नियम से जो द्रव्यमान निकाला जाता है इसको बोलते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान, ठीक है ना। यानी न्यूटन के द्वितीय नियम, गति के द्वितीय नियम के आधार पर परिभाषित या परिकलित द्रव्यमान को जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि इसको भी एनसीईआरटी में कवर नहीं किया गया है, तो आप छूटे ना हमसे, कभी हमारे सामने आ जाता है इसका नाम तो पता तो रहे क्या है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के आधार पर परिकलित द्रव्यमान को हम जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं, ये है इसका फार्मूला। अब आप न्यूटन का सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण नियम देखो, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, तो गुरुत्वाकर्षण नियम ये भी न्यूटन चाचा का है गुरुत्वाकर्षण नियम। ये क्या बोलता है आपसे, ये बोलता है F इक्वल टू होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। मान लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है और पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान एम है, कोई वस्तु का ये है, यहाँ पर रखी एम द्रव्यमान की वस्तु, और एक केंद्र और पृथ्वी का द्रव्यमान है, बीच की दूरी क्या है, आर है। तो पृथ्वी अपनी सतह पर स्थित वस्तुओं पर इतना बल लगाती है, F इक्वल टू जी एम एम बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं अगर एफ आर स्क्वायर कर दूं, आर का 13 गुणा कर दूं, तो यहाँ आ जाएगा जी एम एम। आप स्मॉल एम निकालेंगे जी एम बटे मिले यहाँ, तो स्मॉल एम इक्वल टू आ जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन जी एम, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मैंने एम का मान निकाला। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर परिभाषित इस द्रव्यमान को हम कहते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो जी हमारा गुरुत्वीय द्रव्यमान का सूत्र है गुरुत्वीय द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है ना। इसको बोलते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान, ठीक है ना। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के आधार पर परिकलित द्रव्यमान को जड़त्वीय द्रव्यमान कहा जाता है, इसका सूत्र लिख देना ये होता है। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर परिभाषित द्रव्यमान को परिकलित द्रव्यमान को गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। अब ये दोनों वैसे तो तुल्य होते हैं, दोनों दूसरे के तुल्य होते हैं, दोनों में कोई ऐसा खास अंतर नहीं है कि बिल्कुल दिक्कत पैदा हो जाए। लेकिन अब अपन को क्या करना है, इसमें थोड़ा सा इसमें अंतर के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है ना। एक चीज इसके अंतर को कवर कर लेते हैं बस, अंतर को, ठीक है।
ताकि आपकी नॉलेज में बना रहे। तो मैं आपको बता रहा हूँ जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान में अंतर। गुरुत्वीय द्रव्यमान, इन दोनों में हम अंतर को जान रहे हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, कौन कौन से द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान, ठीक है ना। तो पहला अंतर हमारे पास आता है कि यह किसी वस्तु के जड़त्व की माप होता है। यह है किसी वस्तु के जड़त्व की माप होता है, ठीक है ना। जड़त्वीय द्रव्यमान जड़त्व की माप होता है, वहां पर गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या हुआ, गुरुत्व बल की माप होता है। यह है वस्तु के गुरुत्व बल की माप होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। दूसरा अंतर हमारे पास इसमें मिलता है कि इसका निर्धारण किसके आधार पर किया था, बताओ। इसका निर्धारण गति के द्वितीय नियम के या द्वितीय नियम पर आधारित होता है। इसका निर्धारण के नियम के आधार पर होता है। अब उसका आप लोग बता दो क्या होगा कि इसका निर्धारण गुरुत्वा या गुरुत्वीय या गुरुत्वाकर्षण नियम है ना, गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर होता है, ठीक है ना। दो नियम हो गए, दो अंतर मिल गए। तीसरा होता है इसकी माप जड़त्वीय तुला से, इसकी माप जड़त्वीय तुला से की जाती है, इसकी माप स्प्रिंग तुला से की जाती है, इसकी माप स्प्रिंग तुला से की जाती है। और चौथा होता है इसकी माप सरल है, इसको मापना आसान है ना, इसकी माप करना आसान है और इसकी माप करना कठिन है। इसकी माप करना कठिन है, थोड़ा जटिल होता है। ये आपको इनमें चार अंतर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। किसमें है ये चार अंतर, किसमें आए, जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान में। तो क्या अंतर मिले वह फिर से देख लेते हैं। यह किसी वस्तु के जड़त्व की माप होता है, यह वस्तु के गुरुत्व बल की माप होता है। इसका निर्धारण गति के द्वितीय नियम के आधार पर होता है, इसका निर्धारण गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर होता है। इसकी माप जड़त्वीय तुला से की जाती है, इसकी माप स्प्रिंग तुला से की जाती है, विशेष तौर से याद रखना। इसकी माप करना आसान है, इसकी माप करना कठिन है। तो ये हमारे पास जड़त्वीय और गुरुत्वीय द्रव्यमानों में अंतर है। तो आपको मालूम पूछ लिया उन्होंने, कहीं एक छोटा मोटा क्वेश्चन दाग दिया तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में पता रहे, ये अपना उद्देश्य था, ठीक है ना। अब अपन पढ़ते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में। गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है ना। तो गुरुत्वीय क्षेत्र क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो किसी जैसे मान लीजिए कि पिंड है द्रव्यमान में और इसके यहाँ पर कोई दूसरा है ए एम डैश है, यहाँ पर कोई एक आध है। तो मान लीजिए इसके गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल का इस पर असर होता है, लेकिन इस पर असर नहीं हो रहा है मान लो, ठीक है ना, उस पर असर नहीं हो रहा है, इस पर हो रहा है। तो किसी पिंड के या किसी द्रव्यमान के या द्रव्यमान वाले पिंड के
चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है उसका गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। क्या कहलाता है गुरुत्वीय क्षेत्र? किसी द्रव्यमान पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है, वो इसका क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है ना। यानी कि जहां तक वह बल आरोपित करता है, ऐसा भी कह सकते हैं, किसी द्रव्यमान पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह बल आरोपित करता है, गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। परिभाषा याद नहीं करना है, सिर्फ नॉलेज के लिए। ठीक है ना, सिर्फ नॉलेज के लिए है। एनसीईआरटी में तो इसको भी कवर नहीं किया गया है, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए है। अब अपन आते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ये भी आपकी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको भी एनसीईआरटी में तो डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ये आगे हमें चाहिए पड़ेगी, आगे इसका थोड़ा सा उपयोग है, इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है? जैसे मान लीजिए ये कोई पिंड है, इसका द्रव्यमान क्या है? m है। अब इसके r दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर एक और कोई पिंड रखा है, लेकिन इसका द्रव्यमान 1 है, इकाई है। और ये इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में रखा है। ये इसका क्या है? गुरुत्वीय क्षेत्र। इसका क्या है? गुरुत्वीय क्षेत्र। तो किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंड पर जितना बल लगता है उसे इसके गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बन गई? किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान का पिंड जितने बल का अनुभव करता है, कौन से बल? गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना। क्या बना? किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान का पिंड जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। इसे अपन आई से प्रदर्शित करते हैं, करेंगे इंटेंसिटी आई से प्रदर्शित। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर m द्रव्यमान का पिंड है और इसके कारण पर F बल लगता है, तो यहाँ पर देखें जरा। अब यदि स्मॉल m द्रव्यमान के किसी पिंड पर F बल लगे, F बल आरोपित हो, तब उस बिंदु पर जिस पर ये पिंड रखा है, तब उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, I बराबर F/m, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर क्या होगा? F/m। मान लीजिए कि यदि m द्रव्यमान के किसी पिंड पर F बल लगता है, F बल आरोपित होता है, किसी बिंदु पर m द्रव्यमान का पिंड रखा है, किसी बिंदु को होना चाहिए, माना किसी बिंदु पर स्थित m द्रव्यमान के किसी पिंड पर F बल आरोपित हो, तब उस बिंदु पर जिस पर ये रखा है, तब उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगी I बराबर F/m। क्यों? देखो m द्रव्यमान के पिंड पर F बल लग रहा है, लेकिन हमें कितना चाहिए?
एकांक द्रव्यमान, ठीक है ना। तो m द्रव्यमान के पिंड पर F बल, तो एकांक द्रव्यमान के पिंड पर F बटे m बल लगेगा। बिल्कुल क्लियर है भाई, m द्रव्यमान का पिंड पर लग रहा है F बल, तो एकांक द्रव्यमान पर कितना काम करेगा, m द्रव्यमान पर F बल लग रहा है, तो एकांक द्रव्यमान पर F बटे m बल काम करेगा। तो एकांक द्रव्यमान पर बल काम करता है उसको तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम, ये इसलिए निकाला है अपन ने, न्यूटन प्रति किलोग्राम, ये ध्यान रखना। इसका जो ऐसा ही मात्रक है, F का मात्रक होगा न्यूटन, इसका किलोग्राम, तो न्यूटन प्रति किलोग्राम। इसका विमीय सूत्र क्या होगा, m l t टू द पावर -2, ये है बल का विमीय सूत्र और द्रव्यमान का m आएगा, m से m तो 0 हो जाएगा, तो n टू द पावर 0 l t टू द पावर -2, तो ये हमारे पास इसका क्या है, विमीय सूत्र है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है n टू द पावर 0 l t टू द पावर -2, क्या होता है, n टू द पावर 0 l t टू द पावर -2। याद करो ये त्वरण का है, त्वरण तो एक्चुअली में होता भी है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होती है। कैसे, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप लोग, मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम और विमीय सूत्र m0 n टू द पावर 0 l t टू द पावर -2 है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब अपने पास आता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता व गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता व गुरुत्वीय त्वरण यानी कि G में संबंध, इसमें संबंध देखना है, में संबंध देखना, ठीक है ना। ये मान लीजिए हमारे पास पृथ्वी है और इसकी सतह पर एक बिंदु है A और इस पर m द्रव्यमान का पिंड रखा है जिसका केंद्र है और इसका द्रव्यमान कैपिटल m है और त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या जानते हैं हम, इसमें देखें अगर तो हम जानते हैं कि माना, यानी आप यहाँ पर लिखेंगे कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है ना। तब इसकी सतह के किसी बिंदु A पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, स्मॉल g इक्वल टू हम पहले पढ़ चुके हैं जी एम बटे आर स्क्वायर, कितना होगा, इसको दे दे इक्वेशन फर्स्ट, कितना होगा, हाँ इतना ही होगा, ठीक है ना। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, स्मॉल जी कैपिटल जी में संबंध है। अब ए बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, ठीक है ना। तो बिंदु ए पर m द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला गुरुत्वीय बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F इक्वल टू जी एम एम बटे आर स्क्वायर, इतना ही होगा ना। हाँ, न्यूटन का नियम कहता है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब माना ए पर गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता लिखना आई है, क्या है, तब आई बराबर क्या होगा बताओ, आई बराबर होगा F बटे M, नहीं होगा। अब यहाँ F का मान लिखो, F का मान क्या होगा, जी एम स्मॉल m बटे आर स्क्वायर, पूरे के बटे स्मॉल m से m कट गया, तो बताओ आंसर क्या आया, आई बराबर हमारे पास आया जी एम बटे आर स्क्वायर ही आया नहीं आया। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब एक में देखो स्मॉल जी की मान क्या है, जी एम बटे आर स्क्वायर, तीव्रता क्या निकली, जी एम बटे आर स्क्वायर, तो दोनों को आप देख रहे एक ही है,
तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिला, हमें मिला G बराबर I। इस प्रकार हमने क्या देखा कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होती है। ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी के जो समीप किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो उस पर गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होती है। तो ये आपको ये डेरिवेशन भी थोड़ा सा नोट कर लेना है और इतने में ये पूरा हो गया। तो दोनों के मान कैसे होते हैं, बराबर। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण के मान बराबर होते हैं। ठीक है। और इसलिए दोनों के विमीय सूत्र एक से है। इसका विमीय सूत्र है LT-2, इसका भी वही निकला LT-2, लेकिन मात्रक अलग अलग है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड वर्ग। ठीक है ना। अब अपन पढ़ते हैं गुरुत्वीय विभव के बारे में। गुरुत्वीय विभव क्या कहलाता है। गुरुत्वीय विभव क्या क्या कवर किया हमने, अभी हमने क्या कवर किया, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। अब हम क्या कवर कर रहे हैं, गुरुत्वीय विभव कर रहे हैं। ठीक है ना, गुरुत्वीय विभव। तो ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, हम हर चीज को पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। इसका द्रव्यमान कैपिटल M है और यहाँ तक इसका गुरुत्वीय क्षेत्र फैला हुआ है, मान लेते हैं। वैसे किसी भी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र की सीमा रेखा नहीं बना सकते आप। हर एक पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र अनंत तक ही फैला होता है, लेकिन अपन ये मान लेते हैं अभी अपने गुरुत्वीय विभव को समझने के लिए कि मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ है। अब यहाँ पर मान लीजिए अनंत पर एक कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है, एक है, इकाई है। इकाई द्रव्यमान का कोई पिंड रखा है, कहाँ पर रखा है, अनंत पर। ठीक है ना, अनंत पर रखा है। अब मुझे इसको अनंत से यहाँ तक लाना है। ये कोई बिंदु है गुरुत्वीय क्षेत्र में, यहाँ तक लाना है मुझे। ठीक है ना, कहाँ से लाना है, अनंत से। ध्यान देना। तो क्या होगा बच्चों, फिजिकली यहाँ को जब इसको हम लाएंगे तो इसको यहाँ तक लाने में किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं है ना, हम गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर किसी भी पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। क्यों, क्योंकि फोर्स ही नहीं है ना। अरे कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर बल बल विस्थापन। अब वहां पर गुरुत्वीय बल है ही नहीं है, बल ही नहीं है, तो फिर कार्य कहाँ से आएगा। तो याद रखना, 0 ग्रेविटी में मान गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर किसी पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0। अगर आपसे कोई पूछे 0, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। अब इसके बाद आप यहाँ से इसको यहाँ तक लाते हैं, यहाँ तक लाते, तो आपको जो कार्य करना पड़ेगा उसे इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, तो परिभाषा बन गई, अनंत से एकांक द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना होता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर मजे की बात है, कार्य हमें करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। कैसे, देखो यहाँ से यहाँ तक कार्य 0, लेकिन इसके बाद तो ये खुद ही अट्रैक्ट करेगी ना, ग्रेविटी है, आकर्षित करेगी, तो अपने आप ही वस्तु आएगी। तो जब कार्य अपने आप हो तो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना। तो ये गुरुत्वीय विभव का हमेशा ऋणात्मक होता है, ये ध्यान रखना है। परिभाषा क्या बनेगी, एकांक द्रव्यमान के पिंड को, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना होता है, उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। गुरुत्वीय विभव कहते हैं। ठीक है ना। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल इसे भी से दर्शाते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। क्या बना, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के
किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना होता है उसे उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव कहते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि m द्रव्यमान के पिंड को, लाना कौन सा है, एकांक, ध्यान रखना एकांक। कल्पना क्या कर रहे हैं हम, यदि m द्रव्यमान के पिंड को, m द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना हो, W कार्य करना पड़े, तब उस बिंदु पर विभव, तब उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव निम्न होगा। क्या होगा तब उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव, V बराबर W बटे M, और इसमें माइनस लगा देंगे। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्य हमें करना नहीं होगा, अपितु अपने आप होगा, क्योंकि पृथ्वी खींचेगी। तो क्या बना कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना होता है उसे उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव कहते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं। यदि m द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़े, तब इस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान निम्न होगा, ये होगा। तो ये गुरुत्वीय विभव का सामान्य सूत्र है। इसका मात्रक होता है जूल और इसका होता है किलोग्राम। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम, ध्यान रखना है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों, इसका जूल प्रति किलोग्राम, ऐसा ही मात्रक। और विमीय सूत्र क्या होगा, कार्य का होता है m l स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 कार्य का, और इसका होता है m। तो फाइनली ये बन जाएगा हमारे पास m टू द पावर 0 l स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। तो ये इसका विमीय सूत्र है। तो गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र क्या होता है, गुरुत्वीय विभव का m टू द पावर 0 l स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। ध्यान रखना, गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र m टू द पावर 0 l स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, ऐसा ही मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। ये परिभाषा है और ये इसका सामान्य सूत्र है, भी से प्रदर्शित करते हैं। माइनस चिन्ह बताता है कि यहाँ पर कार्य करना नहीं होगा, अपितु प्राप्त होगा, इसलिए गुरुत्वीय विभव का मान हमेशा नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना है। गुरुत्वीय विभव का मान हमेशा कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी गुरुत्वीय विभव की परिभाषा सूत्र, ये भी आपको एनसीईआरटी में कवर नहीं किया गया है, इसलिए हम इस पर ज्यादा काम नहीं करेंगे, है ना। नहीं तो अभी इसको हम ड्राइव करते, तो ड्राइव नहीं करेंगे इसको, ठीक है। अब हमारे पास आती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। क्या पढ़ना है हमें, गुरुत्वीय। अच्छा, अगर आपको गुरुत्वीय विभव का वैसे कोई सामान्य सूत्र पूछे गुरुत्वीय विभव का, तो बच्चों गुरुत्वीय विभव इसका सूत्र मैं आपको लिख देता हूँ, ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। विभव का सूत्र, तो इसका सूत्र होता है बच्चों V इक्वल टू माइनस जी एम बटे आर, इसका सूत्र होता है माइनस जी एम बटे आर, एक गुरुत्वीय विभव का सूत्र होता है। आप ऐसे लिख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं, इसलिए अपन इसको नहीं कर रहे हैं। ये पृथ्वी है, मान लो इसका केंद्र से आर दूरी पर कोई बिंदु है, ये स्मॉल आर दूरी पर, तो इस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव होगा, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है पृथ्वी का, तो इस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव होगा माइनस जी एम बटे आर, कितना होता है, ठीक है ना। तो ये गुरुत्वीय विभव का सूत्र कहलाता है। तो वैसे वो परिभाषा है V इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बटे एम, और ये उसका सूत्र है। तो अगर आपको गुरुत्वीय विभव का सूत्र आप कॉपी में नोट कर देना, गुरुत्वीय विभव का सूत्र होता है V इक्वल टू माइनस जी एम बटे आर, ठीक। किसी भी ग्रह का निकालना हो, जैसे सूर्य का निकालना हो, तो यहाँ पर सूर्य का द्रव्यमान लिख दो। चंद्रमा का निकालना, चंद्रमा के पास गुरुत्वीय विभव, तो यहाँ चंद्रमा का द्रव्यमान लिख लो। तो सभी ग्रहों के लिए है। अब हमारे पास आता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये आपकी पुस्तक में है, यहाँ से है। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, बस इसकी डेफिनेशन को और आज कवर करेंगे। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है, ठीक है ना। अभी आप कहोगे सर अभी तो पढ़ाया इसको, क्यों, देखो कैसे। ये पृथ्वी है, द्रव्यमान कैपिटल एम है, और इसका गुरुत्वीय क्षेत्र है
अब मैं इसके गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर यहाँ थे तो उसको बोलेंगे अनंत। एम द्रव्यमान के पिंड को मैं यहाँ तक लाता हूँ, यहाँ तक लाता हूँ, ये पॉइंट ए है। तो एम द्रव्यमान के पिंड को यानी किसी पिंड को, अभी क्या बोला था मैंने, एकांक द्रव्यमान। गुरुत्वीय विभव की परिभाषा में बोल रहा है एकांक द्रव्यमान, और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बोल रहा है किसी पिंड को, माने एम द्रव्यमान। तो किसी पिंड को अनंत से, ध्यान देना, किसी पिंड को अनंत से, अनंत का मतलब है गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य, लाने में जो कार्य करना होता है, जो कार्य करना होता है उसे उस बिंदु पर, उस बिंदु पर उस पिंड की, उस पिंड की गुरुत्वीय, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं लोग। ये बनी परिभाषा। क्या बनी परिभाषा? किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना होता है उसे उस बिंदु पर उस पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब भी मैंने आपको गुरुत्वीय विभव पढ़ाया, अब भी तो गुरुत्वीय विभव में यहाँ पर क्या थी परिभाषा, एकांक द्रव्यमान के पिंड को, तो इसमें क्या है, किसी पिंड को, यानी कि उसमें द्रव्यमान एकांक है, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ द्रव्यमान कांस्टेंट नहीं, कोई भी पिंड हो, ये अंतर है, ये आपके कोर्स में है। तो कि एकांक द्रव्यमान के किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य, अब मान लीजिए यहाँ पर एम द्रव्यमान के पिंड को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना उसे कहेंगे ऊर्जा। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे यू से, क्या से प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। तो यू का जो मान है वो एम इंटू वी के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। क्यों होता है एम, ध्यान देना, वी है गुरुत्वीय विभव, वी क्या है गुरुत्वीय विभव, तो एकांक द्रव्यमान के पिंड को लाने में वी कार्य करना पड़ा, तो एम द्रव्यमान के पिंड को लाने में एम इंटू वी, एम का गुणा कर दो। तो याद रखना गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान गुरुत्वीय विभव का एम गुना होता है, एम गुना होता है, माने गुरुत्वीय विभव जितना होगा, अब जिस पिंड को ला रहे उसके द्रव्यमान का गुणा कर दो तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकल आएगी। इसका सूत्र क्या निकलेगा, तो एम और इसका सूत्र होता है माइनस जी एम बटे आर, आप याद करो अभी मैंने लिखा था, तो आंसर आ गया माइनस जी एम एम बटे आर, ये इसका सूत्र है, ये इसका सूत्र, इसको हमें ड्राइव करना है, प्रूफ करना है इस सूत्र को, है ना, इसका प्रूफ परीक्षा में आ सकता है। तो ये अभी आप याद कर लो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है माइनस जी एम बटे एम बटे आर, इसका ऐसा ही मात्रक होता है जूल, जूल ऊर्जा है ना, तो मात्रक जूल, ऊर्जा का भी सूत्र एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, तो ये होगा, ठीक है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना होता है उसे उस बिंदु पर उस पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यू से दर्शाते हैं। यू इक्वल टू होता है ई माइनस एम बी, माने द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय विभव, और गुरुत्वीय विभव का सूत्र ये है, ये इसको यहाँ पर लिखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है माइनस जी एम एम बटे आर, ये भी नेगेटिव होती है, क्यों, क्योंकि कार्य अपने आप होगा, हमें करना नहीं होगा, और अनंत पर गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर कार्य शून्य होगा और गुरुत्वीय क्षेत्र से अपने आप ही होगा फिर, तो इसकी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हम इतना ही कवर करते हैं बच्चों, अगले लेक्चर में हम इसको निकालेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकालेंगे और साथ में पलायन चाल का सूत्र निकालेंगे, वो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज आप इतना ही कवर कर लेना, सभी को नमस्कार।